नमस्कार बच्चों, मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार पुनः आपका इसरो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही हम लोग स्पेशल क्लासेस शुरू करते हैं ज्योग्राफी की, और आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय हिस्ट्री की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, विजयन सर हिस्ट्री शुरू कर दिए पढ़ाना, और आज से आपकी शुरुआत हो रही है ज्योग्राफी की। और जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, जनजाति, क्लियर? तो इनको शुरू करने से पहले ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए, वो चाहे वर्ल्ड ट्राइब्स हों चाहे इंडियन ट्राइब्स हों। आप उठा के प्रीवियस पेपर को देखिए, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। यहाँ तक कि ये यूपीएससी तक के एग्जाम्स में कुछ पूछे जाने वाले ये ज्वलंत टॉपिक हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा आप थंबनेल देख रहे होंगे, ये तीर धनुष लिए, कोई कुल्हाड़ी लिए खड़ा है, तो आप इनसे बिल्कुल ही मत डरिएगा, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वज हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और मैं बता दूं कि आज जो जंगल वन हैं वो इन्हीं की देन है और उन पर पूरा अधिकार इन्हीं का है। और जाहिर सी बात है, अगर हम उनको इन्हें छेड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा विरोध अवश्य करेंगे, क्योंकि इनका जीवन यापन ये पढ़े बढ़े कहाँ पे, जंगलों में बढ़े हैं। ठीक है, तो जंगलों की संसाधनों पर पूरा अधिकार किसका है? जनजातियों का है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि एज ए टेररिस्ट के तौर पर, एज ए नक्सलाइट के तौर पर आप देख रहे होंगे उनको। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो ये हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, अन्यथा ये इनसे हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ट्राइब्सों में अगर मैं नाम बताऊं तो जैसे आपने सुना होगा बोडो, असम की तरफ, ठीक है, तमाम तरह की ऐसी जनजातियां हैं जो कि अगर उनके साथ, अगर उनके रूढ़िवादिता के साथ, अगर उनकी हम परंपराओं के साथ, उनके सभ्यता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये हमें पक्का है कि नुकसान पहुंचाएंगे। क्लियर? तो आइए शुरू किया जाए आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जनजाति कहा किसे जाता है, जनजाति किसे कहते हैं, तो लोगों का एक ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ, रूढ़िवादी मतलब समझ रहे हैं, जो परंपराएं इनकी चली आ रही हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो लोगों का एक ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप को जीता रहा है। मतलब ये जब से इनकी शुरुआत हुई है तब से इनके नियम कानून में कोई परिवर्तन नहीं, ये अपनी सभ्यताओं को उसी तरह से जी रहे हैं जैसे पहले से जीते आए हैं। ठीक ना? उन्हें जनजाति की संज्ञा दी जाती है। समझ में आया? लोगों का एक ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप को जीता रहा है, उन्हें जनजाति की संज्ञा दी जाती है। ठीक? और वर्तमान समय के तथा कथित विकसित समाज से दूर अपनी परंपरागत जीवन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, समाज से दूर, ये हमारे सिविलाइजेशन से एकदम अलग हैं, हमारी सभ्यताओं से एकदम परे हैं ये। ठीक है? समाज से दूर अपनी परंपरागत जीवन पद्धति, वंशानुगत संस्कार, विशिष्ट रीति रिवाज, प्राथमिक व्यवसाय और विरासत को बनाए रखने वाले जनजाति समूह। जैसे कहने का मतलब इनका यह है कि देखिए, ये अपनी परंपरागत जीवन शैली को ही जीते हैं, जो परंपराएं, जो ट्रेडिशन इनका बना चला आया, वो उसी पे काम करते हैं, उसी पे चलते हैं, और उसके अलावा अगर आप उनके साथ कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये आपका विरोध करेंगे, निश्चित है। ठीक ना? और वंशानुगत संस्कार की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जनजातियों का जो एक ट्रेडिशन था, उनकी जो परंपराएं थी, ये राजतंत्र थी। मतलब परंपराएं वंशानुगत चली आ रही थी, जैसे आज हम लोग लोकतंत्र पे हैं, आ रहा समझ में? लेकिन यहां इनके समय में वंशानुगत होता था कि अगर जो कबीले का राजा है उसका बेटा आगे का राजा बनेगा। और ये एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपसे, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप जहां ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं? ध्यान से सुनिएगा, उसका जवाब होगा अंटार्कटिका। ऐसी कौन सी जनजाति है जहां कोई, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां कोई भी जनजाति नहीं है? तो इसका जवाब क्या होगा? अंटार्कटिका। अब जाहिर सी बात है कि अंटार्कटिका पे जनजातियां नहीं पाई जाती, क्यों? तो आप सब लोगों को पता है कि ये हमारे पृथ्वी का साउथ पोल अंटार्कटिका, जहां बड़ी मोटी ही चादर होती है बर्फ की, और इतनी ठंड पड़ती है कि वहां सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल काम है, वहां जीना बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई भी जनजाति नहीं। तो अगर आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट या ऐसा कौन सा महाद्वीप जहां कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो इसका जवाब होगा अंटार्कटिका। क्लियर?
और ये जो भी चीज़ें यहाँ लिखी है ना, इनकी रूढ़वादिता को, इनके परंपरागत वंशानुगत जीवन को या इनके रीति रिवाज के साथ अगर कभी भी आपने खिलवाड़ किया तो ये हमेशा हमारा विरोध करेंगी। और इसी पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी जनजातियों के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये एक सच्ची घटना है। आपने नाम सुना होगा अरावली रेंज, अरावली पर्वतमाला का, और ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होते हुए इसका पूरा विस्तार है। तो अरावली या राजस्थान के क्षेत्र में एक 4 किलोमीटर का एरिया में एक कबीला क्षेत्र था, कबीलाई लोग रहते थे। और उस कबीले के रूल्स क्या थे, नियम कानून क्या थे कि अगर कभी भी कोई किसी से प्रेम विवाह करना चाहता है, खैर वो तो जब आप विवाह लायक हो जाएंगे तो उनका शादी विवाह उनके परिवार के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकते। यहाँ आपको वो भी ऑफर था कि अगर आप कबीले की किसी भी लड़की से विवाह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त सुनिएगा इनकी क्या थी कि अगर आप उस लड़की के साथ भाग गए और उनके रेंज से बाहर चले गए, पकड़े नहीं गए, सीमा क्षेत्र से उनको लेकर भाग गए और आप पकड़े नहीं गए, तो फिर कबीला आपका विवाह बड़े ही सम्मान के साथ करेगा। लेकिन अगर आप उस कबीले से, मतलब उस कबीले के रेंज से बाहर निकलने से पहले पकड़ लिए गए तो शायद फिर आपको मौत की घाट उतार दिया जाता था। ये इनकी परंपराएं थी। तो गांव का उस कबीले का एक लड़का कबीले के मुखिया के बहू से प्रेम करता था। और अब ये हुआ कि हम लोग भगे कैसे, क्योंकि अगर पकड़ लिया गया तो निश्चित है कि उनको मार दिया जाएगा। तो उस कबीले के जो वो लड़का था, उसने कबीले के मुखिया की बहू से कहा कि देखो, मुझे तो बहुत डर है कि अगर मैं भगूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, या अगर मैं पकड़ लिया गया तो मुझे काट दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा करो कि मैं पहले ही यहाँ से निकल जाता हूँ। और वो पहुँच गया दिल्ली, राजस्थान से भगा और दिल्ली जाके पहले ही पड़ा रहा, टिकट लेके बैठा था कि तुम भी वहाँ पहुँचना, फिर हम दोनों लोग कहीं दूर चले जाएंगे और वापस लौट के आएंगे तो फिर हमारा विवाह हो जाएगा। तो उसने कबीले की बहू से कहा कि ऐसा करो कि इस कबीले का जो पहलवान है, ठीक है, तुम उसको प्रलोभन दो और कहो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ। तो ये कहकर वो जवान लड़का भगा वहाँ से, और इस कबीले की मुखिया की बहू ने उस पहलवान से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और अब हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। पहलवान इतना ही सुनते ही उसको लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में अगर कभी अचानक से कोई प्रपोजल मिले तो सावधान रहना, ये खतरे का संकेत होता है। और इस तरह से कबीले की मुखिया की बहू उस पहलवान के साथ भाग गई, और जहाँ वो स्टेशन पे पहुंची दिल्ली, वहाँ पहले से वो बैठा हुआ था लड़का। अब उसकी बहू ने कहा कि पहलवान से मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, कुछ खाने को लिए लेके आओ, जाओ, फिर हम लोग साथ पे फिर यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही पहलवान कुछ खाने के लिए निकला, तुरंत वो बहू भागी किसके साथ, वो लड़का पहले से वहाँ मौजूद था। अब दोनों एक साथ भाग लिए कहाँ, और ये लोग चले गए, नाम सुना होगा आपने, मुंबई में एक जगह है नाला सोपाड़ा। ये वास्तविक घटना मैं बता रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि कबीलों का रूल्स रेगुलेशन क्या होता है। जब ये महाराष्ट्र चले गए, वहाँ उन्होंने शादी विवाह कर लिया, 3-4 साल गुजारे। अब वो पहलवान जब लौट कर वापस आया तो उसने कबीले के मुखिया से कहा कि मुझसे गलती हो गई, और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपके साथ भागना चाहती हूँ और चलिए हम लोग भाग चलते हैं। और जैसे मैं स्टेशन पे पहुँचा तो वो कहीं और निकल गई। मैं बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वो मिली नहीं मुझे। और इतने में कबीले के लोगों ने उसकी अच्छी खासी खातिरदारी, मतलब अच्छे से मारा पीटा उसे। लेकिन अब समस्या ये हुई कि आखिर वो गई कहाँ। तो कबीले के मुखिया और उसके लड़के ने और गांव के कुछ लोग, कबीले के कुछ लोग निकलते हैं उसको ढूंढने। तो 2-3 साल बाद उसे कहीं से सूचना मिली कि ये इस समय महाराष्ट्र में रहती है, और उसका पति जो था वो कहीं नौकरी करता था, जाता था जीवन यापन करने के लिए। तो जब लोगों को ये पता चला कि इसके नौकरी का समय कब से कब तक है, ये कब घर वापस जाता है, कब घर से निकलता है, ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता चल गई, तो वो एक दिन लोग पहुँचे और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से लोग चले आए वापस कबीले के पास, राजस्थान। और जब वो व्यक्ति लौट कर आया तो देखा घर में उसकी पत्नी नहीं है। तो उसने इसका FIR किया थाने में, और जब पुलिस सर्च करना शुरू किया आखिर वो गई कहाँ, तो इसने बताया कि हम यहाँ से लेके भगे थे, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें थी, सारी बातें। तो महाराष्ट्र से पुलिस राजस्थान कबीले आती है, और कबीले में जब लोगों का बयान लेना शुरू किया गया कि आखिर वो लड़की आई कहाँ, गई कहाँ, कौन लेके गया उसे, गायब है, उसका बच्चा भी नहीं साथ में। तो पुलिस वालों ने जब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना शुरू किया, उनके साथ मारपीट शुरू किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कबीले का कोई भी सदस्य हामी भरने के लिए तैयार नहीं कि वो लड़की आई कहाँ, गई कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता, कोई बताना ही नहीं चाहता था। मैं बता दूं, ये कबीले की यूनिटी है।
कबीले के नियम कानून और वहां की रूढ़वादिता ऐसी है कि जो कुछ नियम बना है उसको सबको फॉलो करना है। और अंततः आज की डेट में भी नहीं पता चला कि आज तक उस रहस्य से पर्दा नहीं उठा कि वो लड़की गई कहाँ। तो आप सोच लो कि अगर आप कबीले के लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हो तो आपका क्या हश्र करेंगे, आप समझ सकते हो। जनजातियां इतनी घातक हो जाती हैं जब आप इनके परंपराओं के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनजाति कहाँ किसे जाता है। तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़वादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही, मतलब जब से उनकी उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक वो अपने आदिम स्वरूप को ही जी रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उन्हें जनजाति की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको विश्व की कुछ जनजातियों के बारे में और उससे कुछ जुड़े कुछ प्रश्न और हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपसे मैं बता दूं, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि बताइए पीताभ या पीला या श्वेत या काला, ये इस रंग की बहुत सारी जनजातियां हैं। तो अगर प्रश्न पूछा गया कि जो श्वेत रंग के होते हैं जनजातियां वो किस प्रजाति की होती हैं, तो वो काकेशाइड कहलाते हैं। या काकेशाइड लोग किस रंग के होते हैं, तो ये होते हैं श्वेत। कैसे होते हैं? और श्वेत का मतलब जाहिर सी बात है ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग होंगे। क्लियर? और अगर पूछेगा जिनकी त्वचा पीली है वो लोग मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं, ठीक ना। और जो काले लोग होते हैं वो किस प्रजाति के होते हैं? वो निग्रोइड होते हैं। और हल्का भूरा जो होते हैं वो मेस्टिजो या मस्तिजो उनको कहा जाता है। क्लियर? तो अब आपसे अगर प्रश्न पूछा कि निग्रोइड प्रजाति के लोग किस रंग के होते हैं, तो आपका जवाब सीधा सा होगा काले। अगर पूछा गया कि मंगोलाइड लोग किस रंग के होते हैं, तो आप कह सकते हो पीले रंग के होते हैं। यानी कि पीली त्वचा या पीताभ रंग वाले किस प्रजाति के हैं, तो मंगोलाइड। और काली त्वचा वाले कैसे होते हैं? निग्रोइड। और अगर पूछा श्वेत रंग की या श्वेत त्वचा वाले लोग कैसे होते हैं, किस प्रजाति के, तो वो काकेशाइड। क्लियर? तो त्वचा के रंग में ही जनजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, अभी तो आपने स्किन के बेस पर देखा, अब देखिए उनके बालों के प्रकार। बालों के आधार पर भी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे अगर पूछा गया कि ऐसी जनजातियां जिनके बाल एकदम सीधे हों, ठीक ना, तो उन्हें मंगोलाइड कहा जाता है। या मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं, उनके बाल कैसे होते हैं? उनके बाल सीधे होंगे, ठीक है। और अगर पूछा काकेशाइड, इनके बाल कैसे होते हैं? वो करली होते हैं, घुघराले टाइप के होते हैं, ठीक ना। घुघराले भी अलग होते हैं और ऊन जैसे अलग होते हैं। जैसे कभी आप देखिएगा ये जो केन्या, युगांडा, तंजानिया, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके बाल देखिए एकदम ऊन की तरह ऐसे गुथे हुए होते हैं। जैसे लगता है ना कि आप वो अगरबत्ती से उनका बाल किसी का जला दो तो ऐसे फोल्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो करली हेयर अलग चीज है, ठीक है। तो जो घुघराले बाल होते हैं ना, वो काकेशाइड लोग होते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं, प्रजातियों का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जनजातियों का जो क्लासिफिकेशन है, वो आप अभी इसके पहले आपने देखा तो स्किन के कलर पे देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको। अगर पूछा गया कि काकेशाइड लोग किस रंग के होते हैं, तो ये व्हाइट होते हैं। और अगर पूछा मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की त्वचा कैसी होती है, तो ये पीली होती है। और अगर पूछा कि जो निग्रोइड होते हैं वो इनकी त्वचा, तो ये काले लोग होते हैं। क्लियर? और हल्के भूरे जो होते हैं वो मेस्टिजो प्रजाति के होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर उनके बालों के आधार पर इनको हम बांटें, तो आप ये कह सकते हो कि मंगोलाइड लोग जो होते हैं इनके बाल कैसे होते हैं, ये सीधे होते हैं। और अगर काकेशाइड की बात करें तो इनके बाल ये घुंघराले बाल वाले होते हैं। और अगर पूछा कि ऊन जैसे बाल, ऊन मतलब समझ रहे हैं आप, एकदम जैसे लट पे लट गुथी हुई हो, ठीक है, और छोटे छोटे लगता है कि बहुत ज्यादा गुथले, मतलब वो उलझे हुए बाल हैं, तो ऐसे प्रजाति के लोग निग्रोइड, पापुएंस और मेलेनेशियन होते हैं। कौन होते हैं? मेलेनेशियन होते हैं। और मेनली इनको देखा जाए तो ये निग्रोइड लोग ही मिलते हैं। आ रहा समझ में? तो बालों के आधार पर भी हमने प्रजातियों को क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक ना। चलिए अब देखिए उनकी हाइट के बेस पर, कद के आधार पर अगर देखा जाए तो देखो, नाटे कद के लोग जो होते हैं इसमें कौन कौन आते हैं? पिग्मी। कौन आते हैं? पिग्मी, ओसिनियाई, चीनी, जापानी, बेड्डा, लैप्स, सकाई। ये सारी जनजातियां जो होती हैं वो किस कद की होती हैं? तो कहेंगे नाटे कद के लोग होते हैं। किस कद के? नाटे कद के लोग होते हैं। समझ में आ रहा है? देखो आपने 3 बेस बनाया है, एक स्किन के बेस पर, एक हेयर के बेस पर और एक हाइट के बेस पर। आ रहा समझ में? तो अगर आपसे पूछा गया कि बताइए पिग्मी, ओसिनियाई, चाइनीज, जापानी, बेद्दा, लैप्स, सकाई, ईजीसी, ये जो भी जनजातियां हैं वो किस कद की होंगी? तो नाटे कद की होती हैं। ये इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्लियर? और अगर हम पूछें कि मीडियम, मध्यम कद वाली, तो मलेशिया, न्यू गिनी के निवासी, न्यू गिनी मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना, और किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये मीडियम हाइट के होते हैं।
और अगर हम पूछे कि अधिक लंबे लोग, जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वेस्ट इंडीज को देखो, अफ्रीकन कंट्री के लोगों को देखो, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो, तो निग्रोइड, अफगान, पेटागोनिया, पेटागोनिया मतलब, यहाँ से एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि पेटागोनिया एक प्लेट्यू है, एक पठार है, तो पेटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में, मतलब साउथ अमेरिका में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऐसी प्रजातियों के लोग, जो ये ऐसे लोग हैं ना, इनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है। जैसा कि आप अगर देखे होंगे फॉरेनर्स को, तो उनकी हाइट लगभग 6 फीट 4 इंच, 6 फीट 5 इंच, 6 फीट 7 इंच। आप गेम देखते होंगे तो खिलाड़ियों को देखिए, या फॉरेनर जो घूमने आते हैं आप उनको देखिए, उनकी हाइट अच्छी खासी, जो ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड से आते होंगे या अफ्रीकन आते होंगे। तो इस आधार पे अगर हमने आपसे पूछा कि हाइट के बेस पर भी अगर हम डिवाइड करें तो नाटा कद, मीडियम और अधिक लंबे लोग या लंबे लोग होते हैं। तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा गया कि पिग्मी ये मध्यम कद वाले हैं या ज़्यादा ऊंचे कद वाले हैं या फिर नाटे कद के हैं, तो इसका जवाब होगा ये लोग नाटे कद के हैं। क्लियर? और अगर पूछा गया, देखो, चाइनीज, जापानी, बेद्दा, लेप्स, सकाई, क्लियर, ये सारे लोग कैसे होंगे? नाटे कद के। और अगर मैंने पूछा कि बताओ किर्गिज, ठीक ना, और न्यू गिनी और मलेशिया, ये लोग कैसे होते हैं? मीडियम। और अगर मैंने पूछा कि बताइए, अच्छा सॉरी, ये देखिए लंबे कद वाले भी छूट रहे हैं, लंबे कद और अधिक लंबे, ये दो हैं। तो लंबे कद में अगर देखा जाए तो मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भूमध्य सागरी लोग आएंगे। क्लियर? और अधिक लंबे में भी इनको शामिल किया जाता है। तो हाइट के बेस पर भी हमने क्या किया? जनजातियों को बांट दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इनको हम हटा दूं क्योंकि आपका पीपीटी रहेगा तो थोड़ा सा साफ सुथरा दिखेगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी मिलेगी। क्लियर? चलिए, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि कबीलाई मानव का प्रमुख आवास। अभी उठा के आप प्रीवियस पेपर देखिएगा तो आपको निश्चित है कि एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि सीधे पूछ देगा कि यूरोपियन या काकेशस पर्वत पर रहने वाली जनजातियों के घरों को क्या कहते हैं, उनके निवास को क्या कहा जाता है? तो उनके निवास को कहते हैं ऑल। क्या कहते हैं? ऑल। ठीक ना? तो ये कबीलाई मानव का जो प्रमुख आवास है, इसको मैं बता दूं, मैं यहां पहले ही लिख दे रहा हूं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए होंगे या एसएसटी में नाइन्थ 10th या फिर 6th 8th 9th तक भी पढ़े होंगे कि एक घर होता है जिसको हम लोग इग्लू कहते हैं। नाम सुना होगा इग्लू? ठीक है, तो देखो यहां पे है इग्लू, ये किसके घर होते हैं? एस्किमो के। तो एक एक करके हम लोग देखते चलें कि अगर यूरोप में काकेशस पर्वत एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑल। ठीक। इजबा, उत्तरी रूस में जो नॉर्थ रशिया क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं, उनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? इजबा। ठीक है ना? क्राल किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये अभी हाल में किसी परीक्षा में पूछा गया है। क्राल तो अफ्रीका में, और अफ्रीका में कौन है? मसाई हैं, बंटू हैं, काफिर हैं, नेटाल हैं। इन सारी जनजातियों के निवास क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं क्रॉल। क्लियर? और अगर आपसे पूछा टिपी या टिपी, तो रेड इंडियंस, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं ये। अगर पूछेगा कि रेड इंडियंस जनजातियां कहां पाई जाती हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में। कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका के निवास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टिपी कहते हैं। तंबू टाइप का ऐसे होता है। क्लियर? और अगर पूछा कि किर्गिज, कालमुख, कजाक, ये मध्य एशिया की जो जनजातियां हैं, इनके निवास को क्या कहा जाता है? तो इनके निवास को कहा जाता है यूर्त। क्या बोलते हैं? यूर्त। और अगर पूछा एस्किमो के घरों को क्या कहते हैं? एस्किमो के घरों को कहा जाता है इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा कि क्राल कहाँ के जनजातियों का मूल निवास क्षेत्र या निवास घरों को क्या कहते हैं, उनके जो तंबू टाइप के घर बनाते हैं, वो जैसे भी घर बनाते हैं, तो उनके निवास क्षेत्र को या उनके घरों को क्या कहा जाता है? क्राल। किसको? तो जो मसाई जनजाति है या अफ्रीकन जो भी जनजातियां हैं, मसाई, बंटू, काफिर और नेटाल। क्लियर? और अगर पूछ दिया कि इग्लू जनजाति या इग्लू जो है घर, ये किन जनजातियों का है, या एस्किमो जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू। अरे आपने देखा होगा इस तरह के फिगर ऐसे, ऐसे घर तो आपने देखा होगा ना। इन्हीं घरों को क्या कहा जाता है? इन्हें हम लोग कहते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू।
और इग्लू ये पूरी तरह से बर्फ के बने होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इग्लू अपने घरों को, ये बर्फ के बने होते हैं और ठंड से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, रेंडियर की खाल, एक बैल होता है रेंडियर, उसको मारने के बाद उसकी खाल को उखाड़ लेते हैं और उसकी खाल को बिछा देते हैं और दीवारों पे भी चिपका देते हैं चमड़ों को। और अभी हाल में ही पूछा गया एक सवाल था आपके यूपी पुलिस में, जो अभी एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ है, उसमें यह प्रश्न आया था कि एस्किमो जनजातियां अपने घरों में जो कालीन का यूज़ करते हैं वो कालीन कहाँ से जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका यही बगल का एक जिला है भदोही। कौन सा? भदोही। तो ये एस्किमो जनजातियां भदोही की बनी कालीन को भी यूज़ करती हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि कबीलाई या जनजातियों के जो प्रमुख आवास हैं उन आवासों में किसके घरों को क्या कहा जाता है। क्लियर? तो एस्किमो के घरों को क्या कहेंगे? इग्लू। ठीक। किर्गिज या मध्य एशिया के जो जनजातियां उनके घरों को कहते हैं युर्त। ये तंबू टाइप के होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर में ऐसे ऐसे बनाते हैं वो तंबू की तरह, ठीक ना। और रेड इंडियंस के घरों को क्या कहते हैं? तिपी। और अफ्रीका के जो जनजातियां हैं उनके घरों को कहते हैं क्रॉल। ठीक। और उत्तरी रूस में इजबा, और यूरोप के काकेशस पर्वत और मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी यूरोपियन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के घरों को कहते हैं और। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक ना। चले आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह विश्व की कुछ जनजातियां हैं। आपसे अक्सर प्रश्न पूछेगा कि बताइए पिग्मी जनजाति कहां निवास करती है। अभी आपने पढ़ा होगा पिग्मी छोटे कद के नाट्य कद की जनजातियां होती हैं और ये रहती कहां है? कांगो, इक्वेटर के आसपास। कहां पे? इक्वेटर के आसपास। और इन जनजातियों का सबसे पसंदीदा फूड है केला। तो अगर कोई बड़े मन से केला खा रहा है तो समझ जाओ कि वो पिग्मी जनजाति का पूर्वज। खैर ऐसा नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं कि इन जनजातियों का सबसे पसंदीदा क्या है? केला। और ये पूरी केले की घार खाते हैं। एक दो केला, एक दर्जन दो केला से इनका पेट भरने वाला नहीं है। ये घार की घार पूरी केला एक एक व्यक्ति खा जाता है। तो पिग्मी जनजातियां कहां पाई जाती हैं? तो जवाब होगा कांगो बेसिन में। ठीक। बुरियार जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये चाइना में पाई जाती है। कहां पे? चाइना में। अगर पूछा हेदा कहां पाई जाती है तो अमेरिका में। रेंडियर या याकूत ये साइबेरिया में है। एस्किमो कहां पाए जाते हैं? तो एस्किमो जनजातियां जो पाई जाती हैं वो ग्रीनलैंड, कनाडा, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। या आप कह सकते हो 60 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश में इनका विस्तार है एस्किमो का। तो पिग्मी कहां है? कांगो बेसिन। बुरियार कहां है? चाइना में। हेदा कहां की जनजाति है? अमेरिका की। रेंडियर और याकूत कहां की है? साइबेरिया की। ठीक ना। और एस्किमो जनजाति कहां की है? ग्रीनलैंड, कनाडा। ग्रीनलैंड आप कनाडा भी कर सकते हो, कनाडा। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बताएंगे कि एस्किमो जनजातियों जनजाति के शिकार करने वाले हथियार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए। इसका कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे, आप उत्तर करेंगे वहां पे कि एस्किमो जनजातियां जिस हथियार से शिकार करती हैं, ठीक ना, उन हथियारों को क्या कहते हैं। क्लियर? चलिए, बुशमैन सबसे ज्यादा बार पूछी गई जनजाति अगर कोई है तो बुशमैन। बुशमैन कहां पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल, या आप कह सकते हो बोत्सवाना में। कहां पे? अफ्रीका में जाएंगे आप तो आपको एक देश मिलेगा बोत्सवाना, और वहीं पर है कालाहारी डेजर्ट। इसके दो जवाब हैं, ध्यान से सुनिएगा। बुशमैन जनजाति के बारे में अगर प्रश्न आपसे पूछा गया कि बुशमैन ट्राइब्स कहां पाई जाती है तो आप क्या कहेंगे? इसके दो उत्तर दे सकते हैं। एक तो आप ये बोल सकते हो कि कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल में, या अगर कालाहारी मरुस्थल नहीं दिया है, कंट्रीज के नाम दिए हैं, तो आप क्या करोगे? बताइए, तब आप क्या करोगे? तब इसका जवाब होगा बोत्सवाना। क्या जवाब होगा? बोत्सवाना। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल या बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक। किर्गिज ये पाई जाती है किर्गिस्तान में।
किर्गिज, इस पर आगे भी हम आपको बताएंगे कि किर्गिज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किर्गिज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक या रियल मीनिंग होती है 40 बेटियां। किर्गिज का वास्तविक मतलब क्या होता है? 40 बेटियां। अब इस पर हम चर्चा करेंगे आगे कि इनको 40 बेटियों के नाम से क्यों जाना जाता है। क्लियर? तो किर्गिज जनजाति कहां पाई जाती है? किर्गिस्तान में। सेमांग कहां पाई जाती है? मलेशिया में। मसाई कहां पाई जाती है? केन्या में। और मैं मसाई जनजाति के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा कि मसाई जनजाति ये केन्या की मूल है। वैसे तंजानिया, केन्या, युगांडा के आसपास तक हैं, बट मूलतः ये केन्या की हैं। और ये जनजातियां जो होती हैं ना, इनका सबसे पसंदीदा फूड जो है वो है खून। ये गाय और बैलों के रक्त पीती हैं, पता है? ये गायों को जिलाते हैं बाड़े में, इनका पशुपालन मेन ऑक्यूपेशन है। और ये गायों को या बैलों को पकड़कर उनके गले में निडिल, सुई चुभाकर उनका ब्लड निकाल लेते हैं। और उनका ब्लड निकाल के या तो वो सीधा हाथ लगा के पी जाएंगे, या फिर इनके जानवरों के दूध में मिलाकर इनके खून को पीते हैं। और अगर एक जानवर को इन्होंने पी लिया उसका दूध, फिर उसे छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे उन्हें चरने के लिए। अब 10 दिन 15 दिन तक उससे कोई संपर्क नहीं रखेंगे, क्योंकि अब वो दूसरे जानवरों का खून पिएंगे। भाई लगातार किसी जानवर से आप खून निकालते रहेंगे तो आज नहीं कल तो उनकी डेथ हो जाएगी ना फिर। इसलिए तो अगर पूछेगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो खून पीती है, तो उसका जवाब होगा मसाई। और मसाई जनजाति कहां पाई जाती है? केन्या में। क्लियर? और इनके साथ एक बड़ा दिलचस्प रोचक तथ्य यह भी है कि मसाई जनजातियां जब एक दूसरे से आपस में मिलती हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा थूकती हैं, और ये एक मतलब लक्षण आप कह सकते हो कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई भी जनजाति, मसाई जनजाति अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने ही क्षेत्र में अगर उनके ऊपर थूकना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि ये उनसे बहुत प्यार कर रहे हैं। ये उनका लक्षण है कि अगर उनके ऊपर थूक रहे हैं तो क्या है, समझ जाओ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर थूकना शुरू करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो जाए तो हमको लगता है गोली चल जाएगी। क्लियर? चलिए, बद्दू जनजाति पाई जाती कहां? सऊदी अरब में। कहां पे? सऊदी अरब में। और अगर हम बात करें एटाज, तो एटाज पाई जाती है कहां? फिलीपींस में। कहां पे? फिलीपींस में। तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा बार पूछी गई जनजाति अगर कोई है तो बुशमैन है, और बुशमैन के 2 जवाब हैं। पहला जवाब होगा कि बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है, तो आप कह सकते हो कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल में। और अगर डेजर्ट नहीं दिया होगा, जैसे वो 4 ऑप्शन कर देंगे, सहारा डेजर्ट, कालाहारी, ठीक ना, और नूबियन डेजर्ट, या उन्होंने कह दिया तकलामाकन डेजर्ट, तब आपका जवाब क्या होगा? तो कहेंगे कालाहारी डेजर्ट में। और अगर पूछा उन्होंने किस देश में पाई जाती है, तो बुशमैन मोस्टली ये बोत्सवाना में पाई जाती है। कहां पे? बोत्सवाना। तो एक बार ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपसे पूछा कि किर्गिज जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? किर्गिज, ठीक ना? तो किर्गिज का शाब्दिक अर्थ होता है 40 बेटियां। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, हन और मुगरू, ये जनजातियां कहां हैं? चाइना में। कहां पाई जाती हैं? चीन में। कुर्द, ये देखिए, ये बड़े कट्टर और लड़ाके होते हैं। 1 नंबर के लड़ाके जो होते हैं वो कुर्द, इराक की तरफ। अगर आप देख रहे होंगे हमला जो हमास वगैरह इन सब चीजें इजराइल के बीच में चलता है ना, तो उसमें कुर्द लड़ाके बहुत ही तेज होते हैं। मतलब दुनिया के लड़ाकों में सबसे बड़ी लड़ाकू जनजाति अगर कोई है तो ये कुर्द होती है, ठीक ना। और इन्यूत, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। क्लियर? आइनू, या इन्हीं को कहते हैं एनू। ये आप परेशान मत होइएगा, आइनू लिखे चाहे एनू लिखे, ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं? जापान में। ठीक। एबोर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से सुनना, यह प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस पीपुल या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है एबोर्जिन्स। और मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जितने भी बर्बर असभ्य लोग थे उन्हें बसाया गया था। ये इंग्लैंड वाले यूरोपियन कंट्री के लोग जो किसी को अगर पनिशमेंट करते थे, किसी को सजा देते थे, तो उन्हें कहां छोड़ आते थे? ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप के जितने भी अभद्र और बर्बर टाइप के लोग थे, लड़ाकू टाइप के थे, वो कहां भाग के आ गए? ऑस्ट्रेलिया में। और धीरे धीरे जब ऑस्ट्रेलिया बसना शुरू हुआ तो दूर दूर से लोग भागकर पहुंच गए कहां? ऑस्ट्रेलिया। और इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देखे होंगे कि पूरे विश्व की क्रिकेट टीमों में सबसे ज्यादा स्लेजिंग करने वाली अगर टीम कोई होगी तो ऑस्ट्रेलिया है।
ये जानबूझ कर लड़ना चाहते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है ताकि आपको क्या कर सकें, आपका ध्यान भंग कर सकें। अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो आपको कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका कंसंट्रेशन क्या हो, भंग हो जाए। तो अगर पूछा गया सबसे असभ्य और बर्बर जनजाति कहाँ रहती थी, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। और खैर आज दुनिया की सबसे टॉप टीमों में ऑस्ट्रेलिया ही सर्वोपरि है, ठीक है। और एक है जनजाति जेमी, जिसका नाम है म्यांमार, मतलब जो कहाँ रहती है, म्यांमार में। कहाँ पे, म्यांमार। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर आगे का जो भी प्रश्न होगा हम अगली स्लाइड में इसको आपको बताएंगे। ध्यान से इन चीज़ों को एक बार जरूर आप पढ़िएगा और इनका रिवीजन करिएगा बेटा। मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं फिर से आपको प्रीवियस ले चलता हूँ कुछ चीज़ों को जो आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी गई हैं। जैसे अगर जनजाति पूछा जाए, जनजाति कहते किसको हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि लोगों का एक ऐसा समूह है जो रूढ़वादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप को बना के रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो ट्रेडिशन उनका चला आ रहा है, जो परंपराएं उनके चली आ रही, जो उनके रीति रिवाज हैं वो चले आ रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे लोगों को कहा जाता है जनजाति। क्लियर। चलिए, तो और मैंने जनजातियों का जो डिवीजन किया है, ठीक है, तो एक आपने देखा होगा स्किन के आधार पर, एक आपने देखा होगा बाल के आधार पर, और एक आपने देखा होगा कद के आधार पर। लेकिन उन सब टॉपिकों में बेटा मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको कि सबसे ज्यादातर परीक्षाओं में इस समय जो पूछा जा रहा है वो यहां से प्रश्न हो रहा है, इसलिए ये सभी लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अभी आगे इसमें वर्ल्ड के साथ साथ मैं इंडियन ट्राइब्स को भी इंक्लूड करूंगा और उस पर चर्चा। और अगर इन टॉपिक को आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो मैं ये दावा करता हूं कि परीक्षाओं में आपके कोई प्रश्न यहां से नहीं रुकने वाले हैं। ओके, थैंक यू।